Hello dear friends, welcome back to my channel Shelly's Langlet Lab. I am Dr. Shelly and this is part 2 of Gulliver's Travels. Gulliver's Travels is a novel and satire. Here we see that Gulliver is a person who goes on to different adventures, and we see that how Swift uses Gulliver's Travels as a satire on different things. एग्जाम में कई बार इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं कि गलीवर्स ट्रैवल्स को एक सटायर की तरह डिस्कस कीजिए, या फिर डिस्कस गलीवर्स ट्रैवल्स एज अ सटायर ऑन इंग्लिश रेस, और डिस्कस गलीवर्स ट्रैवल्स एज अ सटायर ऑन ह्यूमन फॉली एंड नेचर, या फिर गलीवर्स ट्रैवल्स एज अ सटायर ऑन कंटेम्प्रेरी इंग्लिश सोसाइटी। ये सारे ही क्वेश्चन आपके इस वीडियो को पूरा देखने पे तैयार हो जाएंगे एंड यू कैन राइट योर आंसर्स योरसेल्फ। पार्ट 1 ऑलरेडी इसका मेरे चैनल पे अपलोडेड है, यू कैन वॉच दैट टू नो द समरी एंड एनालिसिस ऑफ गलीवर्स ट्रैवल्स। उस वीडियो को जब आप देख लेंगे तो आपको ये वीडियो समझने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी, क्योंकि उसमें चारों उसके जो ट्रैवल्स हैं अलग अलग जगहों पे, उनको मैंने अच्छी तरह से डिस्कस किया हुआ है विद पिक्चर्स, सो यू आर डेफिनेटली गोइंग टू गेट हेल्प। गलीवर्स ट्रैवल्स इज़ अ सटायर ऑन ह्यूमन फॉली, कि मतलब ह्यूमंस में जितनी भी गलतियां वो करते हैं, या जितना भी उनमें घमंड है, एग्रेसिवनेस है, या फिर हम पावर का मिसयूज़ करते हैं, उन सब चीज़ों पे एक सटायर है। सटायर मतलब समथिंग दैट इज़ रिटन टू इम्प्रूव द अदर पर्सन। तो सटायर इज़ अ क्रिटिसिज्म दैट इज़ रिटन टू इम्प्रूव ह्यूमन काइंड, दैट इज़ रिटन टू करेक्ट द अदर पर्सन। सटायर इज़ नॉट जस्ट प्लेन क्रिटिसिज्म। इसका मतलब है कि आप सामने वाले को करेक्ट करना चाहते हो, इसलिए आप उसको लिख रहे हो, सो दैट ही करेक्ट्स एंड ही नोज व्हाट ही इज़ डूइंग रॉन्ग। ये एक पैरोडी है इंग्लैंड की पॉलिटिकल सिचुएशन पे। इंग्लैंड में उस समय विग एंड टोरी दो पार्टीज थी जिनके बीच में बहुत ज़्यादा खींचातानी चल रही थी, और जो ऑफिशियल्स थे उनको भी बहुत ही रैंडम तरीके से चूज़ किया जाता था, और उनकी चापलूसी के आधार पर या फिर उनकी वेल्थ के आधार पर उनको दरबार में जगह मिलती थी। तो यहाँ पर स्विफ्ट ने इस प्रैक्टिस को भी बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया है थ्रू द यूज़ ऑफ द नेम्स ट्रामेक्सन एंड स्लाइमेक्सन, हाई हील्स एंड लो हील्स। उसके एक जो वॉयज है लिलीपुट वाले में, उसमें तो ये सब चीज़ें आपको ऑलरेडी मेरे फर्स्ट वीडियो में पता चल जाएंगी। थर्ड, इट इज़ अ सटायर ऑन ह्यूमन प्राइड, कि ह्यूमंस को कितना घमंड है अपने ह्यूमंस होने पे, और वो सबसे ऊपर अपने आप को रखते हैं, तो इस चीज़ को भी उसने क्रिटिसाइज़ किया गया है। इट इज़ ऑल्सो अ सटायर ऑन रॉयल सोसाइटी ऑफ इंग्लैंड, जो कि साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स को बहुत ज़्यादा महत्व दे रही थी, और जो गरीब लोग थे उनके हितों को एकदम नज़रअंदाज कर रही थी। इट इज़ ऑल्सो अ सटायर ऑन द यूज़ ऑफ एंड अब्यूज़ ऑफ पावर। गलीवर्स ट्रैवल्स इज क्रिटिकल ऑफ वॉर एंड कॉलोनाइजेशन एज वेल। तो ये सारे एलिमेंट्स आपको गलीवर्स ट्रैवल से मिलेंगे, और जब आप अपना आंसर लिखेंगे एज अ सटायर तो उसमें ये सारे के सारे पॉइंट्स आपने लिखने हैं। नाउ कमिंग टू द मेन कंटेंट ऑफ आवर वीडियो, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस सटायर इन गलीवर्स ट्रैवल्स, कि इसमें किन किन चीज़ों को उसने पिन पॉइंट वे में क्रिटिसाइज किया है। सबसे पहला है अ सटायर ऑन ह्यूमन फॉली एंड नेचर। ह्यूमन फॉली का मतलब क्या है? दोज थिंग्स दैट ह्यूमंस डू रॉन्ग। इंसान जो अपनी लाइफ में गलतियां करता है, या जो उसके फ्लॉज हैं, जो उसकी गलतियां हैं, उसकी जो प्रॉब्लम्स हैं उसके नेचर में, उनको यहाँ उसने सटायर किया है। जैसे ह्यूमंस का जो एग्रेसिव नेचर है, और उनकी जो पेटीनेस ऑफ बिहेवियर है। कभी कभी हम बहुत छोटा बिहेव करते हैं, जैसे कि हम किसी के प्रति बहुत अनग्रेटफुल हो जाते हैं, कोई हमारे लिए कुछ करता है और हम उसके प्रति बिल्कुल भी एहसानमंद नहीं होते हैं, तो वो चीज़ को इसने क्रिटिसाइज़ किया गया है थ्रू द यूज़ ऑफ हिज वॉयज टू लिलीपुट। जब वो लिलीपुट में जाता है, लिलीपुट में बहुत छोटे छोटे लोग हैं और गलीवर का साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो वो उन लोगों की बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, और लिलीपुटियंस ऑन द अदर हैंड आर नॉट वेरी ग्रेटफुल टू हिम। वो उसको यूज़ करते हैं इधर उधर अपने पावर गेन करने के लिए। जो किंग होता है उसको बोलता है कि मुझे इन देशों को गुलाम बनाना है तो मेरी हेल्प करो। पहले तो वो हेल्प करता है एक दो जगहों पर उसकी, पर बाद में वो किंग उससे बहुत सारी ऐसी डिमांड्स रखता है कि गलीवर, बिकॉज ही इज़ पावरफुल हियर, वो मना कर देता है, और किंग ऐसे में बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, नाराज़ हो जाता है, और उसे इवन ब्लाइंड करने की भी सोचता है। गलीवर बड़ी मुश्किल से वहाँ से अपनी जान बचा के भागता है। थ्रू हिज वॉइस टू लिलीपुट, स्विफ्ट हैज सटायराइज्ड the idea of backbiting, which is mostly done by humans, conspiracy, flattery, ruthlessness and ungratefulness। वहाँ भी कई सारे लोग उसके लिए conspiracy करते हैं, और लिलीपुटियंस उसके लिए ungrateful हो जाते हैं। इन सब चीज़ों को उसने वहाँ पे दिखाया है। The second is his theme of power,
गलीवर एंजॉयज बीइंग पावरफुल इन लिलीपुट, क्योंकि लिलीपुट में बाकी सब छोटे हैं और वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, तो वो खूब आराम से एंजॉय करता है अपना टाइम वहाँ पे, अपनी पावर को भी एक्सरसाइज करता है। जब उसे लगता है कि लोग उसे यूज़ कर रहे हैं तो वो मना कर देता है कि नहीं, मैं ऐसे काम नहीं करूँगा। पर जब वो ब्रॉबडिंगनेग में पहुंचता है, जहाँ की उसकी हाइट बहुत कम है और बाकी लोग 60 फीट टॉल हैं, तो वहाँ वो देखता है कि भाई उसके पास बिल्कुल पावर नहीं है और वहाँ पे वो ब्रॉबडिंगनेगियंस जो हैं वो उसको यूज़ कर रहे हैं अपने एंटरटेनमेंट के लिए। छोटे बच्चे उसे मुंह में डाल ले रहे हैं, उससे खेल रहे हैं, कभी वो चूहों से बच रहा है, चूहे उसे मारने के लिए आ रहे हैं, मक्खियाँ तक उसे परेशान कर रही हैं, क्योंकि गलीवर का साइज़ बहुत छोटा है। वहाँ के जो जानवर हैं उनका साइज़ भी बड़ा है, जैसे वहाँ के लोगों का बड़ा है उसी तरह से। तो ही फील्स वेरी पावरलेस देयर। और उसका जो एक घमंड था कि मेरी फिजिक इतनी बड़ी है, जो कि फर्स्ट वाले में हमें दिखता है, फर्स्ट वाले वॉयज टू लिलीपुट में, वहाँ पे उसको अपनी फिजिक पे घमंड होता है ना कि हाँ मैं बहुत बड़ा हूँ और ये सब लोग छोटे छोटे हैं, तो उनको वो दूसरे नज़र से देख रहा होता है। पर यहाँ ब्रॉबडिंगनेगियंस उसको उसी नज़र से देख रहे हैं और इवन उससे दे डू नॉट कंसिडर हिम अ मैन। इवन लेडीज अनड्रेस देमसेल्व्स बिफोर हिम, और उसको बिल्कुल एक टॉय की तरह, कभी उसको कपड़े पहनाती हैं, कभी उसके कपड़े हटा देती हैं, तो इस तरह से उसको एक प्ले थिंग की तरह यूज़ किया जा रहा है। थर्ड, इट इज़ अ क्रिटिक ऑफ वॉर। लिलीपुट और ब्लेफुस्कू के बीच में जो वॉर्स चल रहे थे वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो इंग्लैंड एंड फ्रांस के बीच में पॉलिटिकल टेंशन था। ऑल्सो इंग्लैंड्स वॉर विद आयरलैंड। स्विफ्ट हिमसेल्फ वॉज एन आयरिश मैन। हियर ही हैज़ क्रिटिक्ड वॉर एज वेल एज colonial power. England, being a colonial power, can be compared to Lilliput. The use of gunpowder is also seen as an achievement, but Brobdingnagians are disgusted at its description only. जब वो ब्रॉबडिंगनेग में जाता है तो वो वहाँ बहुत ब्रैग करता है कि हम इंग्लैंड वालों ने आविष्कार किया है गन पाउडर का, और वहाँ वो बोलता है कि भाई गन पाउडर के यूज़ से हम किसी को भी अपने पावर के अंदर ले सकते हैं, वी कैन कंट्रोल दैट पर्सन एंड वी कैन इवन किल अदर पीपल बाय द यूज़ ऑफ इट, और हम सबसे ज़्यादा पावरफुल बन सकते हैं। ऐसा सुनकर के जो ब्रॉबडिंगनेग का किंग होता है बहुत ही डिसगस्टेड हो जाता है। देन ही सेज दैट इंग्लिश पीपल आर वेरी पेटी और दे आर लाइक वर्मिन्स हु क्रॉल अपॉन द सरफेस ऑफ द अर्थ। फोर्थ इज हिज थीम ऑफ नॉलेज। Gulliver learns the culture of other people wherever he goes, whether he goes to Laputa or whether he goes to Brobdingnag, Lilliput, he learns their culture and language. But on the other hand, Swift also criticizes the Royal Society of England. रॉयल सोसाइटी ऑफ इंग्लैंड उस समय एक ऐसा इंस्टीट्यूशन था जो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स को बहुत ज़्यादा महत्व दे रहा था और उनको सपोर्ट भी कर रहा था, बट दे वर वेरी मच नेग्लेक्टिंग द कॉज ऑफ कॉमन पीपल। जो गरीब लोग थे उनके बारे में कोई भी नहीं सोच रहा था, तो स्विफ्ट ने उनको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया है। और यहाँ पर रॉयल सोसाइटी ऑफ इंग्लैंड को रिप्रेजेंट कर रहा है द आइलैंड ऑफ लापुटा, जहाँ पे लोग बहुत ही फुलिश और बेसलेस एक्सपेरिमेंट्स में लगे हुए हैं। दे डोंट थिंक अबाउट normalizing their lives. They don't talk about ordinary people and their problems, but they are talking about extracting sunlight from cucumbers, या फिर वो ह्यूमन वेस्ट को वापस खाने में बदलने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर वो जो ज्योमेट्रिकल इक्वेशंस हैं उनको खा रहे हैं ताकि हमें नॉलेज आ जाए। वो पढ़ नहीं रहे, दे आर नॉट स्टडिंग, दे आर जस्ट ईटिंग दैट पेपर। तो इन सब चीज़ों के थ्रू उसने बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया है कि ह्यूमंस consider themselves very knowledgeable, but on the other hand they have become very insensitive as well. Next is his satire on human pride. Human pride जो है ये तो पूरे आपको बुक में मिलेगा, पूरी बुक में, यानी कि चारों के चारों ट्रैवल्स में मिलेगा, क्योंकि पहली वाली जो बुक है, जो फर्स्ट उसका ट्रैवल है गलीवर का लिलीपुट में, ही इज़ प्राउड ऑफ हिज फिजिक। सेकेंड में ही इज़ प्राउड ऑफ ह्यूमन अचीवमेंट्स, जो कि एक एक करके पंचर होते जाते हैं। जैसे कि पहले वाले में उसे लगता है कि भाई मेरी तो फिजिक बहुत बड़ी है और ये सब लोग तो बहुत छोटे छोटे हैं लिलीपुट्स, तो वहाँ वो अपनी पावर को खूब अच्छे से दिखाता भी है उन लोगों को। पर ये सेंस उसका सेकेंड में पंचर हो जाता है व्हेन ही रीचेज द सिटी ऑफ ब्रॉबडिंगनेग, जहाँ लोग 60 फीट टॉल हैं और उसकी हाइट बहुत ज़्यादा छोटी है। Here he talks about his human achievements. So ये दिखाने की कोशिश करता है कि मैं भले ही छोटा हूँ पर जहाँ से मैं आया हूँ इंग्लैंड में, वहाँ तो गन पाउडर यूज़ होता है, वहाँ ये चीज़ों का इन्वेंशन हो चुका है। पर इन सब चीज़ों में भी उसको एक तरह से उसके सेंस ऑफ प्राइड को जो ब्रॉबडिंगनेग का किंग है वो पंचर कर देता है। वो बोलता है कि नहीं, तुम लोग बहुत ही ज़्यादा बेकार किस्म के लोग हो जो दूसरों को गन पाउडर के बेसिस पे ही कंट्रोल करना चाहते हो। एट द एंड इन बुक 4, इन हिज फोर्थ वॉयज टू हुनिम्स, हिज सेंस ऑफ बीइंग अ ह्यूमन इज़ ऑल्सो पंक्चर्ड, जहाँ वो हॉर्सेस की कंपनी में रहता है और देखता है कि वो लोग कितने ज़्यादा रैशनल हैं, कितने ज़्यादा लॉजिकल हैं और उनमें इंडिविजुअलिटी नहीं है। वो लोग इंडिविजुअल नेम्स नहीं रखे हैं उन्होंने, बल्कि उन सबको वो हुनिम्स ही बोलते हैं और उनकी फैमिली है हॉर्सेस की, यही सब है। बट हियर
he misses a very important point, that these people, these honims, these horses, they actually lack so much individuality. They also lack sensitiveness and they also lack emotions. तो जो ह्यूमंस को अपने ह्यूमन होने पे घमंड है, बिकॉज वी कीप अवर सेल्व्स एट द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी, और हम ह्यूमंस जितने भी एनिमल्स हैं इस अर्थ में, हम अपने आप को सबसे ज़्यादा ऊपर रखते हैं, और हम वी ईट फिश, वी ईट अदर एनिमल्स, हम मेकअप प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, बहुत सारे ऐसे काम करते हैं जो हमारी अर्थ को हार्म पहुंचा रहे हैं या बाकी एनिमल्स को हार्म पहुंचा रहे हैं. एनिमल्स को मारने पे किसी तरह की सज़ा भी नहीं होती है, इवन पनिशमेंट नहीं है कोई भी, ठीक है, लीगल पनिशमेंट भी नहीं है कई सारे एनिमल्स को मारने पे. तो ये सब चीज़ें देख के हमें लगता है कि हम ह्यूमंस हैं, वी आर द बेस्ट, वी आर वेरी इंटेलेक्चुअल्स. ये सारा सेंस उसका 4th बुक में, 4th फाइनल वॉयज में टू द सिटी ऑफ ह्यूनन्स जब वो जाता है, वहाँ उसका पंचर हो जाता है और फिर वो अपने आप को एज अ याहू देखने लगता है. वो सोचता है कि नहीं, वी आर वेरी पेटी. नेक्स्ट इज अ क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम. स्विफ्ट ने यहाँ लिलीपुटियन किस तरह से अपने ऑफिशियल्स को चूज कर रहे हैं, जैसे कि सिली कंपटीशन रखे गए हैं, हाई जंप, जो सबसे ज़्यादा ऊंचा कूदेगा उसको ही अच्छी पोस्ट मिल जाएगी, या डांसिंग ऑन द रोप. एंड these people has nothing to do with intellect, their popularity among people या their goodwill. तो पॉलिटिकल्स इंग्लैंड में इसी तरह से ही चूज़ किए जा रहे थे उस समय. नोबडी वॉज टॉकिंग अबाउट द गुडविल अबाउट पीपल, नोबडी वॉज कंसर्न अबाउट पुअर पीपल, नोबडी वॉज टॉकिंग अबाउट ह्यूमन गुडनेस, बट they were chosen as an official according to their money, according to their wealth. Swift criticizes Whigs and Tories, the parties in England, through the use of tramaxin and slamaxin, जहाँ पे उनको हाई हील्स और लो हील्स भी बोल रहा है वो. तो हाई हील्स जो हैं वो टोरीज हैं और लो हील्स जो हैं वो विग्स हैं. इसमें कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे फ्लिमनैप का जो कैरेक्टर है वो रॉबर्ट वॉलपोल से इंस्पायर्ड है. लिलीपुट का जो एम्परर है, ही represents जॉर्ज द फर्स्ट, एंड बॉलगुलम is considered the Earl of Nottingham, और गलिवर is considered Lord Bolingbroke. So we see in Gulliver's Travels, especially in book 1, we see that through the use of the political system of Lilliput, Swift criticizes the political system of England. जो रियल लोग थे इंग्लैंड में उस समय, ऑफिशियल्स थे, रॉबर्ट वॉलपोल, बॉलगुलम, जॉर्ज द फर्स्ट वॉज द किंग देन, और लॉर्ड बोलिंगब्रॉक, उन सबको उसने रिप्रेजेंट किया है थ्रू डिफरेंट कैरेक्टर्स. नेक्स्ट, गलिवर. गलिवर का जो खुद नाम है, इट इज़ ऑल्सो वेरी मच इंस्पायर्ड बाय द वर्ड गलिबल. एंड गलिबल कौन व्यक्ति होता है जो कि बहुत ईजिली मैनिपुलेट, जिसे हम कर सकते हैं. गलिबल का मतलब है अ पर्सन हु कैन बी ईजिली मैनिपुलेटेड, जिसको हम कहीं भी बरगला सकते हैं. तो गलिवर भी बहुत ज़्यादा आसानी से परसुएड हो जाता है टू हेट हिमसेल्फ, स्पेशली इन द 4th बुक, जहाँ वो हूनिम्स के यहाँ जाता है और वो देखता है कि भाई हूनिम्स तो बहुत ही लॉजिकल है, रैशनल है, दे डोंट लाई, झूठ भी नहीं बोलते, उन्हें पता ही नहीं है कि झूठ क्या होता है. जब वो उनको समझाने की कोशिश करता है कि मेरे साथ वाले ने मुझे धोखा दिया और मुझे इस आइलैंड पे छोड़ दिया, तो समझ नहीं पाते लाई का मतलब क्या है. और जब उन्हें लगता है कि अरे ये तो बड़ा ही बुरी सी बातें बता रहा है गलिवर, तो कहता है कि तुम भी एक याहू ही हो. याहू वो लोग हैं जो हूनिम्स के साथ रहते हैं, एंड दे आर एक्चुअली ह्यूमन्स, पर वो थोड़ा सा अनसिविलाइज्ड ह्यूमंस हैं. तो कहता है तुम भी तो याहू ही हो, बट तुम थोड़े से सिविलाइज दिखते हो. तो यहाँ पर उसका जो सेंस है प्राउड जो वो है अपने आप को लेकर के, वो भी उसका ख़त्म हो जाता है. तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ही इज़ वेरी गलिबल. वो नहीं देखता है कि जो ह्यूमंस के अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, दैट दे आर वेरी सेंसिटिव. ही डज नॉट सी कि ह्यूमंस की जो इंडिविजुअलिटी है वो सब हूनिम्स की सिटी में नहीं है, उनके आइलैंड पर नहीं है, क्योंकि हूनिम्स का कोई भी इंडिविजुअल नेम नहीं है. दे लैक इंडिविजुअलिटी, दे लैक इंडिविजुअल डिसीजन टेकिंग. ऑल्सो बहुत ज़्यादा इंसेंसिटिव हैं अपनी फैमिली के प्रति. जैसे एक जो लेडी है, उसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है और वो पार्टी में देर से पहुंचती है. जब लोग उसे पूछते हैं कि तुम पार्टी में लेट से क्यों आई, तो वो बोलती है कि अरे मैं इसलिए लेट आई क्योंकि अपने हस्बैंड को दफना रही थी. तो दिस इज़ सो फनी दैट हर हस्बैंड हैज़ जस्ट डाइड एंड शी हैज़ कम टू द पार्टी आफ्टर क्रिमेटिंग हिम. तो यहाँ पे गलिवर ये नहीं देख पाता है कि वो लोग कितने कोल्ड और अनइमोशनल हैं, और एंड में बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाता है. जब वो वापस आ जाता है इंग्लैंड उस वॉयस से, तो वो देखता है कि उसको अपनी फैमिली भी याहूज जैसी दिखती है, और वो सोचता है कि दिस इज़ सो बैड दैट आई हैव अ फैमिली हु लुक्स लाइक याहूज एंड दे आर नॉट सिविलाइज्ड, एंड ही लॉन्ग्स टू गो बैक. पर हूनिम्स उसे खुद ही कह देते हैं कि भाई तुम बहुत बुरा इफेक्ट डाल रहे हो हमारी सोसाइटी पे, एंड यू शुड गो बैक.
द लास्ट पॉइंट इज़ दैट इट इज़ अ सटायर ऑन ह्यूमन सोसाइटी। ये जो जितने भी 4 फैंटेसी लैंड्स हैं, ये एक्चुअल में हमारी एवरीडे रियलिटी दिखाते हैं, स्पेशली ऑफ यूरोपियन कंट्रीज़। यहाँ उनके रहने का तरीका, रहन सहन का तरीका, इसको क्रिटिसाइज़ किया गया है। किस तरह से उनकी पॉलिटिक्स चल रही है, उसे क्रिटिसाइज़ किया गया है। किस तरह के वो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं या नॉलेज के पीछे इतने पागल हो गए हैं दैट दे आर नॉट इमोशनल एट ऑल देन, तो वो इन चीज़ों को भी क्रिटिसाइज़ किया हुआ है। किस तरह से इंग्लैंड अपनी पॉलिटिकल पावर को यूज़ करके कॉलोनाइज कर रहा है, उसको भी इसने दिखाया है थ्रू हिज वॉयज टू बालनी बारबी। जो बालनी बारबी है वो नीचे है और जो आइलैंड ऑफ लापुटा है वो ऊपर हवा में उड़ रहा है। तो ये जो लापुटा वाले हैं ये नीचे पत्थर मारते रहते हैं, और जो बालनी बारबी में रेजिस्टेंस चल रहा है, जो उनका विद्रोह चल रहा है थोड़ा थोड़ा लापुटा वालों के लिए, क्योंकि वहाँ अपर क्लास रह रही है और यहाँ बिल्कुल लोअर क्लास रह रही है। तो ये आयरलैंड और इंग्लैंड के बीच का पॉलिटिकल टेंशन भी दिखा रहा है, जो छोटे छोटे रेजिस्टेंस मूवमेंट्स हो रहे थे उसको दिखा रहा है। So these are all the points which you should write in your exams whenever you are talking about satire in Gulliver's Travels. एक बार और repeat कर लेते हैं that it is a satire on human behavior, it is a satire on the use and misuse of power, it is a satire on war and colonization, knowledge, human pride, political system of England, Gullible Gulliver एंड अ सटायर ऑन ह्यूमन सोसाइटी। ये सारे पॉइंट्स आपने लिखने हैं अपने एग्जाम में, एंड आई होप यू अंडरस्टूड दिस लेक्चर वेल। कहीं भी आपको कोई दिक्कत होती है, कोई परेशानी है, कहीं कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है, यू वांट मी टू मेक अ वीडियो ऑन सर्टेन टॉपिक, यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट्स बिलो। थैंक यू सो मच, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो बिकॉज इट encourages me to make more videos like this. Thank you so much.